हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का दोस्तों स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं। दोस्तों चलिए, आज हमारा लेक्चर 10वां है। हम 9 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर 9वें लेक्चर का ही पार्ट 2 कवर किया था, जिसके कुछ क्वेश्चन हमारे लास्ट लेक्चर में रह चुके थे। आज हम 10वें लेक्चर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन्हें कवर करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था। तो अगर आप बात करें राज्यपाल के बारे में, तो हम कल की क्लास में भी बात कर चुके थे कि राज्यपाल जो होता है ये संविधान के किस आर्टिकल में है। तो ये संविधान के आर्टिकल 153 के अंदर है और भाग 6 के अंदर है। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। आपसे पूछा गया है, बताइए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर भारती, जिनका कार्यकाल लगभग 10 महीने रहा। और उनके बाद जो दूसरे बने थे उनका नाम था BN चक्रवर्ती। क्या नाम था उनका नाम था BN चक्रवर्ती। और इन्हें हम जानते हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से। हरियाणा के ये दूसरे राज्यपाल थे। कौन से नंबर के राज्यपाल थे? दूसरे नंबर के ये राज्यपाल थे, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर जन्मे थे ये? तो याद रखिएगा सर, ये पश्चिम बंगाल में जन्मे थे। और इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 15 सितंबर से। 15 सितंबर 1967 से लेकर दोस्तों 26 मार्च 1976 तक इनका कार्यकाल रहा था। यानी कि लगभग कितने दिनों तक इनका कार्यकाल? तो 8-9 सालों तक जो है दोस्तों इनका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। तो याद रखिएगा, हरियाणा के जो दूसरे राज्यपाल हुए, जिन्हें हम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, जो पश्चिम बंगाल में जन्मे थे, जिनका कार्यकाल 15 सितंबर 1967 को शुरू हुआ और 26 मार्च 1976 तक रहा। ये हरियाणा के अंदर सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर माने जाते हैं। और याद रखिएगा, इसी BN चक्रवर्ती के नाम के ऊपर भिवानी की जो नहर है, जिसे आप भिवानी नहर के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसी का भी नाम रखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? तो आप आंसर करेंगे कि सर भिवानी नहर का ही दूसरा नाम क्या है? BN चक्रवर्ती नहर है। चलिए, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? अगर आप बात करें राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों, ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है। कौन सी के तहत लगता है? आर्टिकल 356 या 356 के तहत राज्य के अंदर आपातकाल लगाया जाता है। और याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर अब तक कितनी बार लग चुका है? तो अब तक ये 3 बार लग चुका है। 3 बार की अगर आप बात करें तो पहले याद रखेंगे, पहली बार लगा था 1967। कब? 1967 के अंदर। दूसरी बार कब लगा था? दूसरी बार लगा था 10 साल बाद, यानी 1977। और तीसरी बार लगा था दोस्तों 1991, यानी 1991 में। 1967 में पहली बार, 1977 में दूसरी बार और तीसरी बार 1991 में। पहली बार की अगर आप बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968। कौन सा? 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक इसका जो है कार्यकाल रहा। और ये राष्ट्रपति शासन जो है हरियाणा का सबसे लंबा वाला था। दूसरा लगा था 1977 में। याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक लगा था ये। और ये हरियाणा का सबसे छोटी अवधि वाला कार्यकाल था राष्ट्रपति शासन में। चलिए, उसके बाद याद रखेंगे तीसरा राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक रहा था। तीनों के तीनों आपको याद रखने, कई बार प्रॉपर डेट भी पूछ ली जाती है आपको। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। आर्टिकल 356 के तहत ही राज्य के अंदर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? तो अगर आप बात करें इन जिलों के बारे में कि हरियाणा का सबसे अंत में, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। और इन्हीं 22 ज़िलों में सबसे अंत में बनने वाला ज़िला कौन सा था? तो आप जानते हैं कि सर जो पलवल है, पलवल कब बना था आपका? तो आप जानते हैं कि सर 15 अगस्त 2008 को आपका पलवल बना था। नू की अगर आप बात करें तो ये बना था 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल 2005 को नू बना था। चरखी दादरी की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर 2016 को कौन सा बना था आपका? चरखी दादरी बना था। तो याद रखिए, सबसे अंत में बनने वाला जिला कौन सा था?
चरखी दादरी जिला था। कौन सा जिला था दोस्तों? चरखी दादरी। चरखी दादरी किससे अलग हुआ था? भिवानी से अलग हुआ था। याद रखिएगा 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 22वां जिला बना था। चरखी दादरी की अगर आप बात करें तो वर्तमान में इसका जो एरिया है वो है 858 किलोमीटर स्क्वायर। इसका पुराना नाम हुआ करता था दादरी या दादूपुर, और इसका नामकरण हुआ था दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे अधिक दादुर पाए जाते हैं। दादुर क्या होते हैं? तो याद रखिएगा मेंढक होते हैं। क्या होते हैं? मेंढक। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए हरियाणा के अंदर मेंढकों के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो जिला है आपका चरखी दादरी, जो 1 दिसंबर 2016 को 22वां जिला बना था। और इसी का ही एक उपनाम है जो है सीमेंट सिटी। क्या नाम है? सीमेंट सिटी जो है इसका दूसरा नाम है। चलिए, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? कई बार हम बात कर चुके हैं इस रानिया के बारे में दोस्तों कि रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। तो आप लोग जानते हैं कि सर रानिया जो है ये हरियाणा के सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हरियाणा का जो सिरसा जिला है, जिसे अपन सबसे पश्चिमी जिला मानते हैं, और उसी में ही आपका पड़ता है एक रानिया, जिसका पुराना नाम क्या था? जिसका पुराना नाम था रजबपुर या गजबपुर के नाम से जिस जगह को जाना जाता है वो कौन सी आपकी? रानिया है। अगर आप बात करें रानिया की तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि इस रानिया के अंदर क्या है, तो इसी के अंदर एक बांध बनाया गया, एक डैम बनाया गया, और उसी बांध का नाम है ओटू डैम। क्या नाम है? ओटू बांध है। और याद रखिएगा इसी ओटू बांध को कहा जाता है वीरराज बांध। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है वीरराज बांध। तो याद रखिएगा वीरराज बांध किसे कहा जाता है? ओटू डैम को ही वीरराज बांध कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो रानिया है ये एक विधानसभा का क्षेत्र भी है, और याद रखिएगा वर्तमान के अंदर यहाँ से जो एमएलए चुने गए हैं उनका नाम है रणजीत सिंह चौटाला। कौन है? रणजीत सिंह चौटाला, जो कि चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। और याद रखिएगा इनकी कोई पार्टी नहीं है, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और याद रखेंगे आप लोग कि ये वर्तमान में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री और जेल मंत्री हैं। क्या है ये वर्तमान में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी हैं। सारी बातें के लिए रोचकी होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दादरी के जिला बनने से पहले हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो आप जानते हैं कि जो दादरी है ये किससे अलग हुआ था? ये अलग हुआ था भिवानी से। अभी हमने बात की कि भिवानी से ही 1 दिसंबर 2016 को अलग होकर जो है चरखी दादरी अस्तित्व में आया था। तो लेकिन बात की गई है कि बताइए इससे अलग होने से पहले, तो आप लोग जानते हैं कि इससे पहले कौन सा था आपका? भिवानी था। कौन सा था? भिवानी था। तो याद रखिएगा ये भिवानी से ही अलग हुआ था, तो इससे पहले सबसे बड़ा जिला था भिवानी। वर्तमान में अगर आप बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। कौन सा है? सिरसा जिला जो है वो सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है सर? इसका एरिया है 4277 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों? 4277 किलोमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा बताइए हरियाणा का सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू एरिया या क्षेत्रफल के अनुसार, तो आंसर करिएगा सिरसा जिला। कितना एरिया? 4277 किलोमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे छोटा जिला, तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। कौन सा है? तो आप आंसर करें फरीदाबाद। चलिए रोहतक का नाम आया तो याद रखिएगा जो रोहतक है इसका एरिया कितना है? इसका है 1745 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों? 1745 किलोमीटर स्क्वायर। भिवानी की अगर आप बात करें तो वर्तमान में इसका एरिया है 3432 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 3432 किलोमीटर स्क्वायर। पानीपत के बारे में आप लोग जानते हो कितना है? 1268 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 1268 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आप बात करें अम्बाड़ा की तो याद रखिएगा अम्बाड़ा का जो एरिया है वो है 1569। कितना है दोस्तों? 1569 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो अम्बाड़ा का एरिया है। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है हिसार। कौन सा है? हिसार, जिसका एरिया कितना है? जिसका एरिया है 3483 किलोमीटर है। कितना है? 3483 किलोमीटर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। रोहतक का एरिया 1745 किलोमीटर, भिवानी का 3432, पानीपत का 1268, अम्बाड़ा का 1579 और सिरसा जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों उसका है 4277 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए पानीपत का नाम आया दोस्तों तो फटाफट छाप दीजिएगा कि पानीपत जो है ये दोबारा कब बना था। फटाफट छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पानीपत जिला दोबारा कब बना था। चलिए तब तक बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है बताइए सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि पंजाब के ही सीएम हुआ करते थे जिनका नाम था भीमसेन सच्चर। कौन थे? तो वो थे सर भीमसेन सच्चर। और इसी भीमसेन सच्चर के नाम पर एक फार्मूला लागू हुआ और इसी फार्मूले के अनुसार जो पंजाब था इसे 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक हिस्सा कहलाया हिंदी भाषाई क्षेत्र और दूसरा कहलाया पंजाबी भाषाई क्षेत्र। हिंदी भाषाई क्षेत्र के अंदर दोस्तों हिंदी बोली जाती थी और पंजाबी भाषाई क्षेत्र के अंदर पंजाबी बोली जाती थी, जिसकी लिपि कौन सी थी? जिसकी लिपि थी सर गुरमुखी।
ये कब आया था? तो ये आया था 1 अक्टूबर 1949 को। कब आया था दोस्तों? तो आप आंसर करेंगे सर 1 अक्टूबर 1949 को ही भीमसेन सच्चर के नाम पर एक फॉर्मूला आया। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बताइए सच्चर फॉर्मूले के अनुसार पंजाब कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भागों में। कौन कौन सा? सर एक तो था हिंदी भाषाई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? हिंदी। दूसरा था आपका पंजाबी भाषाई क्षेत्र। कौन सा था? पंजाबी भाषाई क्षेत्र था। दोनों आपको याद रखना है। सीएम कौन थे? तो भीमसेन सच्चर थे जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए कैक्टस गार्डन जो कि एशिया का क्या है? जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, राज्य में कहाँ स्थित है? तो अगर आप बात करें इस कैक्टस गार्डन के बारे में दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो कैक्टस गार्डन है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है पंचकुला जिले में। कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है पंचकुला जिले के अंदर। ये पंचकुला जिला वही है जिसे 15 अगस्त 1945 को अंबाला से अलग करके बनाया गया था। और पंचकुला का एरिया कितना है? 893 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। कितना है पंचकुला का एरिया? 893 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अगर आप बात करें कैक्टस गार्डन की, तो आप लोग जानते हैं कैक्टस गार्डन कहाँ पे पड़ता है? तो ये है हमारे पंचकुला जिले में। उसके बाद याद रखिएगा इसी पंचकुला के अंदर आपके एक और स्थान जहाँ पिंजौर का नाम सुना होगा, इसी पिंजौर के अंदर एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। कौन सा है? यादवेंद्र गार्डन का नाम आपने सुना होगा। ये जो यादवेंद्र गार्डन है इसे हम पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, इसे हम मुगल गार्डन भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब और उसी औरंगजेब का एक सौतेला भाई हुआ करता था जिसका नाम था नवाब फिदई खान। और इसी नवाब फिदई खान के द्वारा 17वीं सदी में एक गार्डन बनवाया गया जिसे हम मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को? उसके अलावा याद रखिएगा इसी यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है उत्तर भारत का नंदनवन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है सर उत्तर भारत का नंदनवन। क्या कहेंगे? नंदनवन। रॉक गार्डन का नाम सुना होगा। कहाँ पे पड़ता है रॉक गार्डन आपका? एक है रॉक गार्डन, एक है रोज गार्डन। दोनों के दोनों आपके चंडीगढ़ में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? चंडीगढ़ में पड़ते हैं दोनों। ये भी आपको याद रखने हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि बताइए हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो अगर आप बात करें सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है सर रेवाड़ी वाला। कौन सा? रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो सबसे पुराना है। और ये पुराना है तो याद रखिएगा कि सर 1873 के अंदर ही हरियाणा में पहली रेल चली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रेवाड़ी। याद रखेंगे आप लोग कि सर 1873 के अंदर ही 1873 के अंदर ही दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में ही पहली ट्रेन चली थी हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन आएगा बताइए भारत की पहली रेल कब चली? तो आप आंसर करेंगे सर मुंबई से थाने के बीच में डलहौजी के समय 34 किलोमीटर की एक ट्रेन चली थी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। दूसरा क्वेश्चन आएगा बताइए हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली? आंसर करेंगे सर 1873 में। कब? 1873 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में ही आपकी एक ट्रेन चली थी। अब उसके अलावा याद रखिएगा ये तो थी सीधी ट्रेन की बात। अगर आपसे पूछे हरियाणा में मेट्रो कब चली थी, तो आप आंसर करेंगे सर 21 जून का वो दिन था। कौन सा दिन था वो? 21 जून 2010 को दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ने वाले हुडा सिटी सेंटर तक चली थी आपकी जो पहली मेट्रो ट्रेन थी। कितनी लंबाई हो सकती है इसकी? 15 किलोमीटर। कितनी थी? मात्र 15 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। बाद में इसे जो है बादली से हुडा सिटी सेंटर तक जोड़ा गया और इसकी लेंथ कितनी थी? 48.3 थी। बस इतना याद रखिएगा। 21 जून 2010 को पहली मेट्रो हरियाणा में चली थी। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा में रैपिड मेट्रो कब चली थी? 14 नवंबर को चली थी। कब चली थी? 14 नवंबर बाल दिवस के दिन 2013 के अंदर दिल्ली के सिकंदरपुर मेट्रो से लेकर गुरुग्राम के बीच 6 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी थी? 6 किलोमीटर की दूरी थी। तो तीनों बातें याद रखिएगा। पहला, हरियाणा की पहली ट्रेन, तो आप आंसर करेंगे सर दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली। हरियाणा की पहली मेट्रो 21 जून 2010 को दिल्ली के कुतुब मीनार से सर गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर। हरियाणा की पहली रैपिड मेट्रो, रैपिड का मतलब होता है दोस्तों निजी, क्या होता है? प्राइवेट या निजी आप बोल सकते हैं, जो 14 नवंबर 2013 को सिकंदरपुर मेट्रो जो दिल्ली का है वहाँ से गुरुग्राम के बीच चली थी। एक और याद रख लीजिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है बताइए गीता जयंती एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र से वो खजुराहो तक जाती है। खजुराहो कहाँ पे पड़ता है? आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो। कहाँ पे पड़ता है? एमपी के अंदर। सारी बातें क्लियर हुई आपको? चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि बताइए NH44 या NH1 जो है आपका, नाम सुना होगा आपने कई बार, कि इसके ऊपर सबसे लंबा ऊपर जो गामी पुल है वह किस नगर में है? तो याद रखिएगा हरियाणा का जो सबसे लंबा पुल है दोस्तों वह है पानीपत पुल। कौन सा है?
पानीपत पुल। अगर आप हम बात करें इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ही है पानीपत पुल। और याद रखिएगा इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है सर 7 किलोमीटर। कितनी है, 7 किलोमीटर। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि NH1 क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि NH1 और NH2 को जब मिलाया जाता है तो NH44 बनता है। और ये NH1 जो है नेशनल हाईवे है। क्या है, नेशनल हाईवे, जिसका नंबर है 1, जो कि हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में, कहाँ से, अम्बाड़ा जिले से सोनीपत के कुंडली से होता हुआ दिल्ली में प्रवेश करता है। और इसी का ही नाम क्या है, NH1 है। अगर आप बात करें NH1 की कुल लेंथ कितनी है, तो याद रखिएगा हरियाणा में इसकी लेंथ है दोस्तों 182 किलोमीटर। कितनी है, 182 किलोमीटर NH1 की जो है लेंथ है। चलिए अगला है फरीदाबाद से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें वल्लभगढ़ है, पलवल है, मथुरा और आगरा रास्ते में आते हैं। तो आपको बताना है कि वो नेशनल हाईवे कौन सा है जिसके ऊपर वल्लभगढ़ आता है, जिसे आप बलरामगढ़ के नाम से जानते हैं। पलवल और मथुरा और आगरा रास्ते आते हैं। तो अभी हमने बात की NH1 के बारे में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो अम्बाड़ा है उसी में पड़ता है बलदेव नगर। अम्बाड़ा से लेकर सोनीपत का कुंडली, और कुंडली से कहाँ पर जाता है, तो सर ये दिल्ली में जाता है। ये तो है NH1। अगर आप बात करें दोस्तों NH2 की, तो ये दिल्ली से होता हुआ फरीदाबाद, दिल्ली से होता हुआ कहाँ जाएगा, फरीदाबाद में जाएगा। और फरीदाबाद से होता हुआ पलवल, पलवल से होता हुआ मथुरा, और मथुरा से होता हुआ आगरा जाएगा। कहाँ जाएगा, आगरा में जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा NH2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, NH2। NH2 की बात आई है तो याद रखिएगा NH2 की जो लेंथ है हरियाणा में वो कितनी है सर, वो है 75 किलोमीटर। कितनी है, 75। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब NH1 प्लस NH2 कर दिया जाएगा तो ये आपका बन जाएगा NH44, जो क्या माना जाता है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा इसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 4745 किलोमीटर है। स्क्वायर तो आप तब लगाएंगे ना जब बात क्षेत्रफल की होगी। चलिए दोस्तों, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। अगर आप बात करें हरियाणा के अंदर कुछ प्रजनन केंद्र हैं जिन्हें आप ब्रीडिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, और इसी में ही है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो याद रखिएगा ये पड़ता है रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में कौन सी जगह है, रेवाड़ी में सर वो जगह है झाबुआ। कौन सी है, झाबुआ। तो याद रखिएगा ये झाबुआ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है सर रेवाड़ी में। कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी में। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, सीधा इतना पूछा जाए चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे सर भिवानी में एक जगह है जिसका नाम है केरू, और इसी केरू के अंदर है चिंकारा प्रजनन केंद्र। लेकिन यहाँ पर पूछा गया इकट्ठा मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, तब आप आंसर करेंगे सर ये झाबुआ में पड़ता है, और झाबुआ है रेवाड़ी में। तीसरा आप याद रखेंगे फीजेंट प्रजनन केंद्र, और आप लोग जानते हैं फीजेंट प्रजनन केंद्र जो है ये हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में पड़ता है। और मोरनी क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, पंचकुला में। फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग, मोरनी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और उसकी हाइट कितनी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मोरनी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और उसकी हाइट कितनी है। फटाफट छाप दीजिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कुरुक्षेत्र जिले में भोर सेदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है। तो याद रखिएगा कि कुरुक्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है भोर सैयदा या भोर सेदान है, और इसी के अंदर आपका एक ब्रीडिंग सेंटर है जो कि मगरमच्छ का है। किसका है दोस्तों, मगरमच्छ का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भोर सेदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है, आप आंसर करेंगे सर मगरमच्छ का है। किसका है, मगरमच्छ का है जी। चलिए उसके अलावा अगर आप बात करें तो एक दो प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए चिड़िया का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। किसका, चिड़िया का। तो याद रखिएगा जो चिड़िया का प्रजनन केंद्र है दोस्तों ये पड़ता है मोरनी में। कहाँ पे, मोरनी में पड़ता है, और मोरनी कहाँ पे, पंचकुला में। उसके अलावा आप याद रखेंगे गिद्ध, गिद्ध का नाम आया तो याद रखिएगा गिद्ध प्रजनन केंद्र सर पिंजौर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, आप आंसर करेंगे सर पिंजौर या पंचकुला के अंदर पड़ता है आपका गिद्धवाड़ा। और उसके अलावा एक और याद रख लीजिएगा पीपली। कौन सा, एक आपका पीपली में पड़ता है जिसे आप जानते हैं ब्लैक बक के नाम से। किस नाम से जानते हैं, तो ब्लैक बक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ब्लैक बक कौन होता है, काला हिरण होता है। तो काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पीपली में है। पीपली कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। तो याद रखिएगा। चलिए कुरुक्षेत्र जिले में किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप बात करें कुरुक्षेत्र जिले के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि वन्य प्राणी विहारों की संख्या कितनी थी, 8 थी। पहले 8 हुआ करती थी, अब जो है 7 हो गई है। तो आपसे पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र जिला जो है ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने नाम सुना होगा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य का। किसका नाम सुना होगा आपने,
चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, और उसी वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन सा जिला, कुरुक्षेत्र जिला। रणथंभौर जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सर राजस्थान में। कल्लेसर वाला पड़ता है सर यमुनानगर में, कहाँ पे, यमुनानगर में। और खापड़वास वाला सर पड़ता है झज्जर में, कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, झज्जर में पड़ता है। चारों बातें क्लियर होगी। रणथंभौर है राजस्थान का, चिलचिला जो है ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा चिलचिला पड़ता है कुरुक्षेत्र के स्योंठी कला गाँव में। कौन सा गाँव है दोस्तों, स्योंठी कला गाँव, जो कि है कुरुक्षेत्र जिले का, और इसी में ही है चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1986, 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो एरिया है वो है 71 एकड़। कितना है, 71 एकड़। और ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य प्राणी विहार भी है। क्या है ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य प्राणी विहार भी है दोस्तों। सारी बातें क्लियर हुई। चिलचिला वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे है सर, स्योंठी कला गांव कुरुक्षेत्र में। स्थापना 1986। विस्तार या एरिया कहाँ पे है, तो 71 एकड़ है सर। और सबसे छोटा वन्य प्राणी विहार भी कौन सा है सर, यही है आपका। सारे बातें क्लियर हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, किसके प्रयासों से, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से किस पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हरियाणा के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, तो हरियाणा के अंदर सर 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं सर, एक तो है गुरुग्राम में पड़ने वाला सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा है यमुनानगर का कल्लेसर वाला, कल्लेसर नेशनल पार्क। तो आपसे पूछा गया है सलीम अली का नाम, तो याद रखिएगा सलीम अली के द्वारा ही सुल्तानपुर पक्षी विहार, किसकी, सुल्तानपुर पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी, तो आप आंसर करेंगे सर 1971 में हुई थी। कब हुई थी, 1971, 1971 में सलीम अली ने सबसे पहली बार प्रयास किया था, और इसी के द्वारा जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना हुई थी दोस्तों। बाद में इसे 5 जुलाई का वो दिन, प्रॉपर डेट याद रखेंगे दोस्तों कि सर 5 जुलाई 1991 का वो दिन था जब इसे क्या बनाया गया, तो इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। क्या बनाया गया था, नेशनल पार्क बनाया गया था। अगर आप इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना है, 352, कितना है 352.17 एकड़ में फैला हुआ है आपका ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है सुल्तानपुर झील, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और वो प्रवासी पक्षी कौन सा है दोस्तों, वो है आपका साइबेरियन सारस। नाम सुना होगा आपने कई बार साइबेरियन सारस का, तो उसी साइबेरियन सारस के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है आपकी, तो यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो भिंडावास के बारे में आपको अभी बता चुका हूँ। भिंडावास कहाँ पे है, तो सर ये झज्जर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए भिंडावास वन्य प्राणी विहार की स्थापना कब हुई थी, आंसर चिपका दीजिएगा दोस्तों 1986, 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में। चलिए झज्जर की बात आई है, तो झज्जर के अंदर ही आपका एक और वन्य प्राणी विहार पड़ता है जिसका नाम है खप्परवास। कौन सा, खप्परवास वन्य प्राणी विहार, या खापड़वास भी बोल दिया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिए। चलिए रेवाड़ी का नाम है, तो याद रखिएगा रेवाड़ी के अंदर पड़ता है नाहर वन्य प्राणी विहार। कौन सा, नाहर वन्य प्राणी विहार पड़ता है आपका कहाँ पे सर, वो पड़ता है रेवाड़ी में। तो हमने सारे कवर कर लिए। एक याद रखेंगे नाहर वन्य प्राणी विहार रेवाड़ी में है, वीर शिकारगढ़ वन्य प्राणी विहार कहाँ पे है, पंचकुला में है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है, खापड़वास भी आपका झज्जर में है, चिलचिला कुरुक्षेत्र में है। चलिए जी, कुरुक्षेत्र कौन से गांव में, स्योंठी। और खोल रेतान जो है ये कहाँ पे है, ये आपका मोरनी में है। सारे कवर हो गए आपके। चलिए अगला है कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा वनों में, तो आप जानते हैं कि हरियाणा का जो पंचकुला जिला है दोस्तों, कौन सा जिला, हरियाणा का जो पंचकुला जिला है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा वनों वाला क्षेत्र भी कौन सा है, हरियाणा का पंचकुला जिला है, जिसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था, जिसका नाम 5 कूपों के नाम पर हुआ था। अगर आप बात करें ये 5 कूप जिनका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था, जिनका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। किसने करवाया था, युधिष्ठिर ने। चलो वनों की बात आई है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग कि हरियाणा का जो वन विभाग है, जिसे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं दोस्तों, इस वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो आप आंसर करेंगे सर 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 7 दिसंबर 1989 को हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय बनवाया गया, वो बनवाया गया था दोस्तों पंचकुला में। कहाँ पर बनाया गया, पंचकुला में बनाया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो आता है
अमरिंदर कौर से। याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला हुई जो वन विभाग के इतने बड़े पद के ऊपर नियुक्त की गई थी, तो वो थी अमरिंदर कौर। करंट अफेयर का क्वेश्चन पीछे पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि बताइए ऐसी कौन सी महिला है जो कि भारत की प्रथम महिला बनी जिसे राज्य के वन विभाग के सबसे बड़े पद पर नियुक्त किया गया, तो वो थी अमरिंदर कौर। और याद रखिएगा, इसे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इसे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर बनाया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए हरियाणा के किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन मसालों का होता है। तो कौन सा मसाला है जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो आप आंसर करेंगे सर हल्दी। कौन सा? हल्दी जो है ये हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन हो रहा है दोस्तों, तो कहाँ, किस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है? तो आप आंसर करेंगे सर यमुनानगर जिले में। कौन सा जिला है दोस्तों? हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला मसाला कौन सा है? हल्दी है। और याद रखिएगा, इसी हल्दी के लिए दोस्तों एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। क्या लगाया गया है? एक प्रोसेसिंग प्लांट। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए हल्दी का प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो जहाँ पर हल्दी ज़्यादा होगी वहीं पे क्या लगाया जाएगा? प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। मिर्च की अगर आप बात करें तो मिर्च का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। धनिया का नाम आया तो याद रखिएगा, धनिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कुरुक्षेत्र जिले में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? हरियाणा की धर्मनगरी में होता है धनिया। उसके अलावा मेथी अगर आपसे पूछ ली जाए तो मेथी के बारे में आप लोग जानते हो, कहाँ पे होती है? गुरुग्राम में होती है। और लहसुन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? करनाल में होता है। कहाँ पे होता है? करनाल में। तो हल्दी यमुनानगर में, मिर्च भी यमुनानगर में, धनिया कुरुक्षेत्र के अंदर, और मेथी गुरुग्राम में, और लहसुन कहाँ पे होता है दोस्तों? करनाल में होता है। कहाँ पे होता है? करनाल में होता है जी। चलिए इतनी बातें क्लियर हुई आपको सारी की सारी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है? तो पहले तो गन्ने की बात आई है तो याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है वो कहाँ पर होता है? सर गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा यमुनानगर जिला करता है। कौन सा जिला करता है? यमुनानगर। गन्ने की फसल कौन सी फसल कहलाती है? तो आप आंसर करेंगे सर ये नकदी फसल कहलाती है। कौन सी फसल कहलाती है? ये नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल के नाम से हम जानते हैं इसे। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा दोस्तों कि बताइए गन्ना जो है हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आपको मैंने बता दिया यमुनानगर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। चलिए जी, तब तक बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात कि हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा, कौन सा कटोरा दोस्तों? वो है सर धान का कटोरा कहलाता है, और हरियाणा का पेरिस भी कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो धान का कटोरा या हरियाणा का जो पेरिस है वो कौन सा जिला है? वो है सर करनाल जिला। कौन सा है? करनाल जिला है दोस्तों। याद रखिएगा, इसे धान का कटोरा कहा जाता है, इसे राइस बाउल ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, कर्ण की नगरी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर। याद रखिएगा, ये जो करनाल है इसी के अंदर 1841 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? इसके अंदर करनाल छावनी की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में 1843 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो उसे स्थानांतरित किया गया अम्बाड़ा में, क्योंकि करनाल के अंदर मलेरिया फैल चुका था, इसीलिए अम्बाड़ा में इस छावनी को स्थानांतरित किया गया था दोस्तों। और आप जानते हैं इसी अम्बाड़ा छावनी में 10 मई 1857 का वो दिन जिस दिन अम्बाड़ा कैंट से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए करनाल का नाम आया है तो आप सभी जानते हैं करनाल 1 नवंबर 1966 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, जब 7 जिले बने थे। उन्हीं 7 जिलों में शामिल था आपका दोस्तों कौन सा जिला? करनाल जिला। और इसी करनाल का पुराना नाम क्या हुआ करता था? कर्णाल्य हुआ करता था। क्या नाम था? कर्णाल्य। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों कि जो ये करनाल जिला है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा था। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि करनाल का नाम किसके नाम पर पड़ा था, और बताइएगा ये जो जिस व्यक्ति के नाम पर पड़ा था उसकी माता का नाम क्या था। फटाफट बॉक्स में छाप दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला है कि हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगर आप बात करें कृषि जलवायु क्षेत्र की तो आप याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा के अंदर 2 तरह के जलवायु क्षेत्र है। कितनी तरह के? 2 तरह के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 2 तरह के कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब 2 तरह के कौन कौन से हैं? तो पहला आप याद रखेंगे सर उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। और दूसरा है सर दक्षिण पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। समझ में आई बातें?
उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र वो होगा दोस्तों जिसके अंदर क्या होगा, चावल होगा, गेहूं होगी, कपास होगी, सब्जियां होंगी, फल होंगे, इन सभी का उत्पादन होगा। वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र कहलाएगा। और दक्षिण पश्चिम में क्या होगा सर, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय पौधे होंगे, औषधियों वाले पौधे होंगे या कुछ फल होंगे, जिस तरह बेर होता है आपका, ये सारे के सारे कहाँ पे होंगे, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कौन सा एरिया है दोस्तों, आप जानते हैं कि सर दक्षिण पश्चिम जो है इसमें हमारा राजस्थान के साथ लगने वाला एरिया शामिल है। कौन सा, राजस्थान वाला। और उत्तर पश्चिम की अगर आप बात करें तो आपको पता है सर पंजाब के साथ लगने वाला जो एरिया है वो कौन सा आपका, वो सारा का सारा उत्तर पश्चिम का ही हिस्सा है। समझ गए बात को। तो दो भागों में बांटा गया, एक तो वो भाग जहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है या पानी की भरमार है, वो है आपका उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। और जहाँ पानी होगा वहाँ चावल होगी, गेहूं होगी, कपास होगी। चलिए कपास का नाम आया दोस्तों तो छाप दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि कपास सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में होता है। पहला क्वेश्चन तो ये छापिएगा और दूसरा आप छापेंगे कि कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैंने आपसे कई क्वेश्चन पूछे हैं, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर छाप दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर हम बात करेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। आपको कम से कम दोस्तों मैं 2,500 से 3,000 एमसीक्यू कवर करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि HCS प्रीलिम जो सितंबर में हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। तो जिस बच्चे ने पहले एग्जाम दिया था HCS का, वो दोबारा एग्जाम होगा आपका जुलाई के अंदर, शायद 10 जुलाई को होगा। तो आप उसके लिए भी अपनी तैयारी रखें, मात्र 2 महीने का समय है आपके पास, उसके अंदर आपको HCS प्रीलिम्स का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। चलिए ये महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए। CT का एग्जाम आपका हो सकता है जून के अंदर, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और एजुकेशन बोर्ड के साथ बने रहें। और हम आपके लिए जो हमारे थ्योरी के लेक्चर रुके हुए थे दोस्तों, उन्हें हम जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पूरी हरियाणा जीके की थ्योरी भी मेरे द्वारा कवर करवाई जाएगी और MCQ की डेली आपको एक क्लास में कवर करवा रहा हूं। चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहें एजुकेशन बोर्ड के परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद।